Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्क्रोटम के बारे में पढ़ा था, उसको क्विक रिवाइज करते हैं. स्क्रोटम इज अ पाउच और बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस आर located and the location is outside the abdominal cavity. That's why we can call it extra abdominal testes. क्योंकि जो मैमेलियन टेस्टीज हैं उनमें ज़्यादातर मैमल्स में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टीज होते हैं, बट कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टीज प्रेजेंट है. स्क्रोटम बहुत ज़रूरी है टेस्टीज के लिए क्योंकि इट प्रोवाइड टेम्परेचर 2 to 2.5 degrees lower than the normal body temperature which is required for sperm production. केवल sperm production ही नहीं, sperm का maturation और sperm को store करने के लिए भी ये temperature जो है normal internal body temperature से कम होना चाहिए. पैरेलली जब हम स्क्रोटम की बात करते हैं तो मेल्स में दो स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक प्रेजेंट होते हैं और दोनों स्क्रोटल सेप्टा से डिवाइडेड होते हैं इंटरनली, और एक्सटर्नली ये डिवाइड होते हैं एक लाइन या रिज से, एंड द लाइन और रिज इज नोन एज रेफे. इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि जो टेस्टीज हैं वो बनते कहाँ पे हैं, जब एक बच्चा पैदा नहीं हुआ होता वो बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी में. एब्डोमिनल कैविटी से वो स्क्रोटम में डिसेंड होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ और प्रायर टू द बर्थ. अगर टेस्टिस फेल टू डिसेंड हो जाते हैं, इफ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, द पर्टिकुलर डिसऑर्डर इज नोन एज क्रिप्टोरकाइडिज्म. इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरकाइडिज्म. अगर डॉक्टर से सलाह ली जाती है तो 6 महीने का वेट करने को बोला जाता है, ये चीज़ भी मैं आपको समझा चुकी हूँ. और फिर सर्जिकली द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम. द टर्म इज नोन एज ऑर्किडोपैक्सी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और टर्म बताई थी कि जो टेस्टिस है एब्डोमेन से स्क्रोटम में आते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाथ रूट इज नोन एज इंग्यूनल कैनाल. इंग्यूनल कैनाल वो रास्ता है जिससे टेस्टिस डिसेंड होते हैं स्क्रोटम में. ये रास्ता बंद हो जाता है टेस्टिस के आने के बाद. यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बन जाती है. अगर द कनेक्टिव टिश्यू फेल टू फिल द स्पेस, अगर इंग्यूनियल कैनाल का जो स्पेस है या इंग्यूनियल कैनाल को फिल करने में टिश्यूज कामयाब नहीं होते तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इंग्यूनल हर्निया. बेसिकली हर्निया बहुत सारे टाइप का होता है. हर्निया का सिंपल सा ये मतलब है कि एक ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन की जगह को कैप्चर कर लिया है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटेस्टाइन टेस्टिस के अंदर आने लगते हैं, इन्वेजिनेट होने लगती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया, क्योंकि जो रास्ता है जहाँ से आ रही है दैट इज इंग्यूनल कैनाल. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी. इसके साथ साथ हमने दो मसल्स भी पढ़ी थी, डार्टोस मसल एंड द क्रीमेस्टर मसल. क्रीमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों सेंसिटिव हैं टेम्परेचर के लिए. जैसे ही बाहर का वातावरण बदलता है तो यहाँ पे ये मसल्स टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं स्क्रोटम के और टेस्टिस के. इसी के साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी कि इंग्यूनियल कैनाल के रास्ते से केवल एक कॉर्ड आती है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, और उसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के रास्ते से आती है आर्टरी, वेन, नर्व और लिम्फेटिक वेसल. यानी कि टेस्टिस के जरूरत का हर सामान किसकी सहायता से आता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से आता है. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब जब हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. तो एनसीईआरटी के डायग्राम में टेस्टिस का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाया गया है कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. इसी स्ट्रक्चर को हम एनलार्ज करके देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य पार्ट्स इसमें होते हैं और इन पार्ट्स का क्या रोल है. तो यहाँ पे हमने टेस्टिस का क्या लिया है? सेक्शन लिया है. मान लीजिए टेस्टिस ये हैं, इन टेस्टिस को बीच में से कट किया गया और इस तरीके से टेस्टिस दिखाए जा रहे हैं. तो ये टेस्टिस का ये वाला व्यू है.
तो अगर हम इस टेस्टिस को कट कर देते हैं तो हमें टेस्टिस अंदर से कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो ये क्या है, इंटरनल व्यू ऑफ द टेस्टिस, यानी कि सेक्शनल व्यू ऑफ द टेस्टिस। अगर मेल्स की बात करें तो 2 टेस्टिस होते हैं, पेयर्ड ऑर्गन्स हैं, इनको ग्लैंड्स भी बोला जाता है क्योंकि हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको हम एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं, जो कि एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती है और उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। सो हियर दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। अब यहाँ पे जब हम टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस में 3 कोट्स होते हैं, 3 कोट से टेस्टिस घिरा होता है। तो यहां पे अगर मैं एक लेयर बना दूं, यहां पे आई ड्रॉ वन लेयर विच इज ऑफ रेड कलर एंड दिस लेयर विच सराउंड द टेस्टिस एंड सबसे ऊपर प्रेजेंट है, एंड दिस कोट और लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वैजिनालिस। दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वैजिनालिस। इस ट्यूनिका वैजिनालिस में 2 लेयर्स होती हैं खुद में। तो बायोलॉजी में मैंने आपको कई बार समझाया है, बाहर की जो लेयर है दैट इज पैराइटल। सो दिस इज पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। पैराइटल के अंदर जो लेयर है दैट इज विसरल लेयर, और इन दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट है, और इन तीनों को एक साथ बोला जाता है ट्यूनिका वैजिनालिस। दे आर कलेक्टिवली नोन एज ट्यूनिका वैजिनालिस। ये तो बात हो गई सबसे बाहर की लेयर की। अब जो इंपॉर्टेंट लेयर है जो इस फिगर में ग्रेइश कलर से दिखाई गई है, दिस वन, ये अंदर की तरफ घूम रही है इस तरीके से, इन्वेजिनेट हो रही है, और ये बनाती है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स। दिस लेयर इज नोन एज, दिस लेयर ऑफ टेस्टिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये टेस्टिस के अंदर घुस जाती है और घुस के टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बना देती है, एंड द कंपार्टमेंट्स आर नोन एज, इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता है, these compartments are known as testicular lobules. The compartments are known as testicular lobules. एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल टेस्टिस। मैंने क्या बोला, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस के अंदर आके टेस्टिस को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, और हर एक सिंगल कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक सिंगल टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर जो प्रेजेंट होती हैं ये ट्विस्टेड ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर ये ट्विस्टेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स एक ट्विस्ट होके अंदर ही अंदर घूम रहे हैं। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। क्या बोला मैंने, एक टेस्टिस में 2 से 3 क्या प्रेजेंट है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। ये सारी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलों में जो दिखाई दे रही है हर लोब्यूल में, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं जो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट हैं, दीज आर नोन एज, इनको बोला जाता है
these are known as seminiferous tubules. These are known as seminiferous tubules. These are the structural and functional unit of mammalian testes. Very 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 important. आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मैमेलियन टेस्टिस की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, मैमेलियन टेस्टिस की स्ट्रक्चरल यूनिट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये बात हो गई यहाँ तक। अब इसी को ही हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार आपको समझा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिफरेंट लेयर्स होती हैं। इसमें ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस के अंदर इन्वेजिनेट हो जाती है और इन्वेजिनेट होके टेस्टिस को बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन एज टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, जो कि 200 से 250 हैं। एक बात तो ये हो गई। और इनके अंदर बहुत सारी ट्विस्टेड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। दीज आर नोन एज seminiferous tubules. These are the structural and the functional unit of mammalian testes. यही वो साइट है जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही वो जगह है जो कि मेल गैमेट सेल प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उनसे स्पर्म बन के और स्ट्रेट ट्यूब में एक्सटेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेट ट्यूब्स भी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब आ जाती हैं इस तरीके से। दीज स्ट्रेट ट्यूब्स आर नोन एज tubuli recti. These straight tubes are known as tubuli recti. ये स्ट्रेट ट्यूब को क्या बोलेंगे? ट्यूबुलाई रेक्टाई। उसके बाद फिर से ये जो ट्यूबुलर रेक्टाई है फिर से ये हाईली कॉइल्ड हो जाती है, फिर से ये कॉन्वोल्यूट होके और एक गुच्छा बना लेती है, एक नेटवर्क बना लेती है। ये नेटवर्क हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है, पूरा ये नेटवर्क बन रहा है। और ये जो नेटवर्क है जो आगे एक्सटेंड हो रहा है, दिस नेटवर्क इज नोन एज रीटी टेस्टीज। इस नेटवर्क को बोला जाता है रीटी टेस्टीज, जो कि मीडियास्टिनम टेस्टीज में प्रेजेंट, यानी कि ये जो स्पेस है इसको बोला जाता है मीडियास्टिनम। तो यहाँ पे बोला जाता है रीटी टेस्टीज कहाँ पे प्रेजेंट है? मीडियास्टिनम टेस्टीज में प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? अब हम आगे चल रहे हैं। अब रीटी टेस्टीज जो हैं फिर से स्ट्रेट ट्यूब्स में ओपन हो जाते हैं। ये रही फिर से स्ट्रेट ट्यूब्स, और ये जो स्ट्रेट ट्यूब्स हैं जिनमें रीटी टेस्टीज ओपन होते हैं, इन स्ट्रेट ट्यूब्स को बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया। The straight tubes in which rete testes open, these straight tubes, ये बहुत ज़्यादा convoluted नहीं है, and these straight tubes are known as vasa efferentia। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा एक बार सीक्वेंस देख लें कि कहाँ पे बने स्पर्म और कहाँ पे गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्म फॉर्मेशन हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म बन के कहाँ गए? ट्यूबुलाई रेक्टाई, जो कि स्ट्रेट ट्यूब्स थी। ट्यूबुलाई रेक्टाई से ये गए रीटी टेस्टीज में, और रीटी टेस्टीज फिर से एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, और उसके बाद गए ये स्ट्रेट ट्यूब्स में जिसको बोला जाता है वासा इफ्रेंशिया। यहाँ तक अब स्पर्म आ चुके हैं। अब ये जो स्पर्म हैं ये एंटर करते हैं इपीडिडाइमिस में। तो जब हम इपीडिडाइमिस की बात करते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है हाईली कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है ट्विस्टेड, बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड, लगभग 6 मीटर लंबा होता है। और ये जो इपीडिडाइमिस है, ये पूरा इपीडिडाइमिस है,
This epididymis is responsible for the storage of the sperm, maturation of the sperm. Very important line. क्या क्या काम कर रहा है? स्टोरेज कर रहा है, और क्या काम कर रहा है? स्पर्म का मैचुरेशन भी कर रहा है। ये दो काम हैं जो कि इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्पर्म मैच्योर नहीं होंगे और फर्टिलिटी में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे एपिडिडाइमिस के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, जो कि ये बिल्कुल ट्विस्टेड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। सो दिस इज हेड पार्ट एंड दिस इज नोन एज कैप्यूट एपिडिडाइमिस। कैप कहाँ पे पहना जाता है? सर पे पहना जाता है। तो एपिडिडाइमिस का जो सर है वो क्या है? कैपिट। कैपिट इज व्हाट? इट इज अ हेड पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस। हेड के बाद आता है मिडल पार्ट। तो मिडल पार्ट जो है एपिडिडाइमिस का, इसको बोला जाता है कॉर्पस। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। द कॉर्पस एपिडिडाइमिस इज नोन एज मिडल पार्ट। इसको मिडल पार्ट भी बोल सकते हैं या इसको बॉडी पार्ट भी बोल सकते हैं। क्या है ये? एपिडिडाइमिस की बॉडी पार्ट, जो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड नहीं है। फिर आता है टेल वाला पार्ट, द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस। तो टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस को, टेल को बायोलॉजी में बोला जाता है क्वाडा। क्वाडा का मतलब अपने आप में पूंछ होता है। सो क्वाडा, क्वाडा एपिडिडाइमिस। क्वाडा एपिडिडाइमिस इज द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पे पार्ट खत्म होते हैं एपिडिडाइमिस के। तो स्पर्म वासा इफ्रेंशिया से कहाँ चला गया? वासा इफ्रेंशिया से चला गया एपिडिडाइमिस में। अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो पेयर्ड हैं, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो दोनों टेस्टिस में होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दोनों टेस्टिस में होंगे, रीटी टेस्टिस दोनों टेस्टिस में होगा, वासा इफ्रेंशिया दोनों टेस्टिस में होंगी, टिब्यूलाई रेक्टाई दोनों टेस्टिस में होगा, एपिडिडाइमिस दोनों टेस्टिस में होगा। यानी कि सारी चीजें अभी तक पेयर्ड हमने पढ़ी हैं। एपिडिडाइमिस स्पर्म को मैच्योर करता है, स्टोर करता है। यहां तक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये पार्ट क्लियर होने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5th नंबर पे आ जाता है एपिडिडाइमिस। तो स्पर्म कहाँ गया? वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस से स्पर्म जाएगा इस ट्यूब में, और इस ट्यूब को बोलते हैं वास डिफरेंस। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। अब इस वास डिफरेंस को हम कैसे समझेंगे? हम अगले डायग्राम से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही क्लियर डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो हर बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टेस्टिस प्रेजेंट है। ये रहे टेस्टिस। टेस्टिस ने स्पर्म बना के किसको दिए? टेस्टिस ने स्पर्म बना के दिए वासा इफ्रेंशिया को। ये वासा इफ्रेंशिया बहुत क्लियर दिखाई दे रही है डायग्राम में, 3 डायमेंशनल डायग्राम है ये। फिर आए स्पर्म्स एपिडिडाइमिस में। स्पर्म्स मूव टू द एपिडिडाइमिस एंड फ्रॉम एपिडिडाइमिस हमें यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि ये हेड पार्ट है, ये इसका बॉडी पार्ट आ गया, फिर इसका टेल पार्ट आ गया, और फिर ये ऊपर एक्सटेंड हो गया। और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक हुआ? ये जो एक्सटेंशन है इसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? वास डिफरेंस। ये भी पेयर्ड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है कि जो वास डिफरेंस है, दिस इज नोन एज स्पर्म डक्ट। वास डिफरेंस को हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट। व्हाई वी कॉल इट स्पर्म डक्ट? बिकॉज इट कैरीज स्पर्म। कितनी वास डिफरेंस दिखाई दे रही है? एक इस टेस्टिस से आ रही है और एक इस टेस्टिस से आ रही है, यानी कि 2 वास डिफरेंस हैं। अभी तक हमने सारी चीजें पेयर पढ़ी हैं, तो वास डिफरेंस भी पेयर्ड है। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ग्लैंड्स आ गए,
ये ग्लैंड्स हैं सेमिनल वेसाइकल, क्योंकि ये हल्का सा साइड व्यू भी है फ्रंटल व्यू के साथ, तो ये वास्ट डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो वास्ट डिफरेंस है ये नॉर्मल से हल्की सी मोटी हो गई, यहाँ से पतली है, यहाँ तक आते आते ये मोटी हो गई, यहाँ पे आके ये थोड़ी सी डायलेट हो जाती है, मोटी हो जाती है, फैल जाती है, हम ये कह सकते हैं। तो वास्ट डिफरेंस क्या करती है, जैसे जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर के पास आती है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर से जैसे ही नीचे की तरफ आती है, पिनिस की तरफ आती है, तो ये आते आते हल्की सी सेमिनल वेसाइकल के पास मोटी हो जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस, एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस। तो यहाँ पे इस सेमिनल वेसाइकल को मैं थोड़ा सा अलग से लेबल कर रही हूँ, और इसके पास ये वाली जो ट्यूब है इसको मैं ब्लैक कलर से मेंशन कर देती हूँ या रेड कलर से मेंशन कर देती हूँ, जिससे हर चीज क्लियर हो जाएगी। ये जो ट्यूब है दिस इज एम्प्यूला ऑफ द वास डिफरेंस, मोटी हो गई। अब इसने क्या किया, इसने सेमिनल वेसाइकल की ट्यूब जो है उसके साथ या उसके डक्ट के साथ फ्यूजन शो किया। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये वास डिफरेंस आ रही है, यहाँ से भी एक वास डिफरेंस आ रही है, और इन्होंने सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ, यहाँ पे ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट है मान लीजिए, यहाँ पे भी सेमिनल वेसाइकल की डक्ट है, इसके साथ फ्यूज करके और एक सिंगल डक्ट बना ली। यानी कि यहाँ पे एक साथ 4 डक्ट फ्यूज हुई। 4 कैसे, 2 सेमिनल वेसाइकल की और 2 वास डिफरेंस की, तो एक साथ ये फ्यूज होकर सिंगल एक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस सिंगल डक्ट को जो हमें यहाँ पे दिखाई भी दे रही है, ये जो सिंगल डक्ट बनी, ये जो सिंगल डक्ट बन जाती है यहाँ पे, ये वाली सिंगल डक्ट, द सिंगल डक्ट इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। सिंगल डक्ट को हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। द सिंगल डक्ट इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। आई रिपीट अगेन, 2 वास डिफरेंस थी, दोनों वास डिफरेंस ने दोनों सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ फ्यूज करके क्या बनाया, इजैक्यूलेटरी एक सिंगल डक्ट बना ली। अब एक सिंगल डक्ट की हम बात करेंगे। अब ये जो सिंगल डक्ट है ये टुवर्ड्स पीनिस एक्सटेंड करती जाएगी, और ये जैसे जैसे पीनिस की तरफ एक्सटेंड करेगी तो ये अलग अलग रास्तों से पास होगी। सबसे पहले इस फिगर में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसके बाद आएगा यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड, फिर आ जाएगा यहाँ पे पीनस का पार्ट। तो यहाँ पे इसके अलग अलग नाम हो जाएंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट के, जो कि हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में देखेंगे कि इस डक्ट के अलग अलग नाम क्यों हो गए। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, मैं इसको दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से आई वासा डिफरेंशिया, ये वासा डिफरेंशिया आई, और यहाँ पे वासा डिफरेंशिया को अच्छा खासा फूला हुआ दिखाया हुआ है। ये वासा डिफरेंशिया फूल गई और फूल के इसने बना लिया एम्प्यूला। ये जो एम्प्यूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिजर्वॉयर होता है स्पर्म का, ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है। इसके साथ साथ ये हैं सेमिनल वेसाइकल्स, और यहाँ पे ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट आई, और ये वासा डिफरेंशिया फ्यूज होके और यहाँ पे एक सिंगल डक्ट में ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इन्होंने सिंगल डक्ट बना ली, बट इस सिंगल डक्ट को हम बोलेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये आ गया कॉपर्स ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कॉपर्स ग्लैंड है, और ये पिनस है। अब ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है ये नीचे एक्सटेंड हो रही है, नीचे एक्सटेंड होते होते ये डिफरेंट ग्लैंड्स के कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ पे इस इजैक्यूलेटरी डक्ट के अलग अलग नाम हो जाएंगे। इजैक्यूलेटरी डक्ट के अलग अलग नाम हो जाएंगे, क्योंकि जैसा ग्लैंड या ऑर्गन है वैसा ही इस इजैक्यूलेटरी डक्ट का नाम है। तो यहाँ पे
यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास इस इजैक्यूलेटरी डक्ट का नाम है प्रोस्टैटिक। अब इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट ना बोल के बोला जाएगा यूरिथ्रा। सो दिस इज प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ साथ आ रहा है। फिर ये कॉपर्स ग्लैंड है। कॉपर्स ग्लैंड के पास जो यूरिथ्रा है, इस यूरिथ्रा को बोला जाता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। जैसे जैसे यूरिथ्रा पीनस में एक्सटेंड करता है तो इस यूरिथ्रा का नाम हो जाता है, इस यूरिथ्रा का नाम हो जाता है पेनाइल यूरिथ्रा। The name of the urethra is penile urethra because it is present in the penis part of the male reproductive system. So this part is penile urethra. यूरिथ्रा के भी कितने सारे पार्ट्स आ गए, और एट लास्ट जो जब स्पर्म इजैक्यूलेट कर देगा यूरिथ्रा तो इसको बोला जाता है यूरिथ्रल मिटियस। यूरिथ्रल मिटियस। तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली ये सारी चीजें एकदम 3 डायमेंशनल व्यू से आपको समझाई गई हैं, जिससे आपको हर बात अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो एक बार मैं यहां से रिपीट कर देती हूं। एम्पुला किसका बना? वास डिफरेंस का। वास डिफरेंस फूल के एम्पुला बना लेती है, और इसी के साथ साथ सेमिनल वेसाइकल की डक्ट भी आ जाती हैं। इसी के साथ साथ क्या आ जाती हैं? सेमिनल वेसाइकल की डक्ट। सेमिनल वेसाइकल की डक्ट और एम्पुला आपस में फ्यूज हो जाता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट बना लेता है। इजैक्यूलेटरी डक्ट प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा बनाती है, फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बनता है, फिर पेनाइल यूरिथ्रा बनता है, और जहां से स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं वो यूरिथ्रा का पार्ट कहलाता है यूरिथ्रल मिटियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ये पाथवे हो गया कि स्पर्म कहाँ से कहाँ जा रहा है। इसको एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्पर्म कहाँ से कहाँ पे गया, कि स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मैमेलियन टेस्टिस। इन्होंने स्पर्म बनाए, इन्होंने स्पर्म बना के दिए स्ट्रेट ट्यूब को, विच आर नोन एज ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। इन्होंने दिए एक स्ट्रेट ट्यूब को, इस ट्यूब को बोला गया ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई रीटी टेस्टिस के पास है, सो इट ओपन इनटू द रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस ओपन इन अ स्ट्रेट ट्यूब। फिर से स्ट्रेट ट्यूब में ओपन हुए। इन स्ट्रेट ट्यूब्स को हम बोलेंगे वासा इफ्रेंशिया। These state tubes are known as vasa efferentia. Vasa efferentia open into epididymis. Vasa efferentia किस में ओपन हुआ? epididymis में। epididymis किस में ओपन हुआ? vas डिफरेंस, जिसको कॉमन भाषा में बोला जाता है स्पर्म डक्ट। अब यहां से वास डिफरेंस ने बनाया एम्प्यूला, तो नॉर्मल हम उसको एम्प्यूला भी लिख सकते हैं। एम्प्यूला बनने के बाद सेमिनल वेसाइकल की डक्ट्स आके जुड़ गई, एक सिंगल डक्ट बनी। सिंगल डक्ट इज नोन एज इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट इजैक्यूलेशन के लिए है स्पर्म्स के, तो यहां पे शुरू हो जाता है यूरिथ्रा अलग अलग। तो सबसे पहले आएगा प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ है, जो कॉपर्स ग्लैंड के साथ है, दैट इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। Membranous urethra extend into the penis, that is penile urethra. Penile
urethra, and penile urethra finally open into urethral meatus. Urethral meatus is the urethral portion from which the sperm get ejaculated from the male बॉडी। तो ये पूरा रास्ता हो गया कि स्पर्म कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने इंटरनल टेस्टिस के बारे में भी पढ़ा, इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में।